नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर यूं ही बनाए रखते होंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो जनवरी का सूजस विशेषांक है, के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारगर्भित तरीके से। तो भूलना नहीं है, अपने सभी फ्रेंड्स को भी इससे इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि उनको भी पता चले ऐसा भी सेशन चल रहा है जो लोगों की नजरों में नहीं है। ठीक है? सूजस जनवरी एक ही कितना बेहतर तरीके से हम इसको कर पाते हैं और फिर आप एक अपना फीडबैक देना है, क्या जो अपना कमेंट बॉक्स होता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो साकार या सफल हो रही है नहीं। कैसे पता चलेगा? आपका फीडबैक, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, इससे पता चल जाएगा हमें कि हमारी जो क्लासे हैं वो सही है, सही दिशा में जा रही है और हमारा प्रयास जो है वो एक सफल प्रयास रहा। ठीक है? इस बात को भूलना नहीं है और साथ ही शुरू कर देते हैं आज की जो सुजस है। उसकी शुरुआत हो रही है माही महोत्सव से। तो इस बार न्यूज में रहा था माही महोत्सव। तो माही महोत्सव का संबंध आपसे अगर पूछे कि माही महोत्सव का संबंध किससे है, तो बांसवाड़ा से है। जगमेरू हिल्स बांसवाड़ा, पूरा धाम मंदिर, अर्थुना मंदिर, वो भी बांसवाड़ा। यहाँ पे आपसे अगर पूछे, आपसे अगर कोई पूछे तीन चीजें, देखो, आपको अगर तीन जानकारियां पूछी जाए, एक तो अर्थुना मंदिर के बारे में पूछे और दूसरा इनका सूजस में मेंशन है, सूजस में इनका नाम मिला है, तो हमें याद रखना है जगमेरू हिल्स। चर्चा में रहे हैं ये, माही महोत्सव था उस समय। साथ ही माही महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, बांसवाड़ा में अर्थुना टेम्पल है, जगमेरू हिल्स है और माही महोत्सव का आयोजन होता है जनवरी महीने में। भूलना नहीं है, कोई भी चीज भूलनी नहीं है। ठीक है? राज्य सरकार ने अपने 4 वर्ष पूरे किए। इन 4 वर्षों की जो उपलब्धियां थी, वो उपलब्धियां राज्य सरकार गिनाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। उसी का नाम है राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। ठीक है? तो बात तो समझ में आ गई। बात करते हैं राज्य सरकार ने क्या क्या काम गिना है। उससे पहले मैं बात कर लूं कि इस प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। सॉरी, एक बात याद रखनी है आपको कि जो राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी है, उसका आयोजन की तारीख पता होनी चाहिए। 17 दिसंबर 2022। कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज है उड़ान योजना। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो राज्य सरकार की एक योजना है जिसके तहत बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, ये पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, ये वाला भाग, इसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। तो क्यों ना जो क्षेत्र हैं उनको ये पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन हमारे पास अभी तक उसके लिए एक सुनियोजित सिस्टम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था के लिए सबसे जो मुख्य सोर्स है, सोर्स क्या है? पैसा। पैसा नहीं है हमारे पास। उसी के तहत आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ईआरसीपी है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसमें कितने जिले शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं। ईआरसीपी में
13 जिले शामिल है। 13 कौन से हैं तो बता देना। पूर्वी राजस्थान के कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। तो बता दीजिए आप कौन कौन से हैं। तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मैं मूव ऑन करूं तो भीलवाड़ा मॉडल के बारे में भी इस बार सरकार ने अपनी गाथा गाई थी। भीलवाड़ा मॉडल का संबंध किससे है सबको पता है वैसे, बता देते हैं। और कोरोना मैनेजमेंट से संबंधित है। कोरोना का जो बेहतर प्रबंधन था भीलवाड़ा उसमें पूरे देश में नाम रोशन कर रहा था उस समय। बेहतर मैनेजमेंट था भीलवाड़ा का। जिक्सो पजल, सरकार की जितनी भी योजना है उनको क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों से पूछा गया ताकि बच्चों को अवेयरनेस आ जाए कि सरकार ऐसी ऐसी योजना चला रही है और क्या बच्चों को इसके बारे में पता है या नहीं। तो जिक्सो पजल गेम खेला गया था। पहचान पोर्टल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहचान पोर्टल का जो संबंध है वो किससे है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। कि जो पहचान पोर्टल है वो जन्म मृत्यु पंजीकरण और साथ ही जो विवाह पंजीकरण है उसको उसकी ऑनलाइन सेवा है। ठीक है। पहचान पोर्टल जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। मनरेगा के तहत देखो, मनरेगा पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो मनरेगा स्कीम है ये पूरे भारत लेवल की स्कीम है। ठीक है। ये पता होना चाहिए एक तो आपको पूरे भारत लेवल की स्कीम है ये। अब पूरा भारत में जितने भी स्टेट है पूरे भारत में जितने भी स्टेट है वो 100 दिन का रोजगार प्रावधान 100 दिन का रोजगार देने के लिए बाउंड है। उनको बाध्य कर रखा केंद्र सरकार का ये। देखो जब भी कोई कानून बन जाता है तो कानून का मतलब वो राज्य सरकार पे या केंद्र सरकार पे बाध्यता आ जाती है मतलब वो करना ही करना है। लेकिन राज्य सरकार को हैसियत नहीं होती कि मजदूर को 100 दिन का रोजगार दे पाए। तो फिर क्या समस्या आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उनको कह रखा अगर आप 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाओ तो आप भत्ता दे दो। अब हमारे क्या पढ़ना है हमने ये पढ़ना है कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष को हम ले अगर 3 वित्तीय वर्ष की बात करें। सॉरी। मैं अगर 3 वित्तीय वर्ष की बात करूं तो राजस्थान पूरे देश में प्रथम रहा है पूर्ण रूप से 100 दिन रोजगार देने में। 100 दिन का जो रोजगार है उसको देने में राजस्थान पूरे देश में रैंक 1 पर रहा है। ये आपकी न्यूज है। उपहार ब्रांड के बारे में पूछ लिया जाएगा। उपहार ब्रांड का संबंध किससे है तो कॉनफेड से है। ठीक है। राजस्थान का जो सहकारी सेवा संघ है उपभोक्ता संघ है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड। कॉनफेड अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा मार्केट में वो उपहार ब्रांड के नाम से कर रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। उपहार ब्रांड कॉनफेड संबंधित है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में कब से लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से। ध्यान रखना। ठीक है। 1 अप्रैल 2022। अब आती है चर्चा की बातें थोड़ी सी कि थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए अखिल भारतीय पीठासीन जो अधिकारी सम्मेलन है भूलना नहीं है।
याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य का संरक्षण करना है। यानी वो कैसे होगा? तो वो इस माध्यम से हो सकता है कि जितने भी केंद्र स्तर के, यानी केंद्र प्लस राज्यों के जो सचिव हैं, ठीक है, या मंत्री हैं, वो आपस में एक मीटिंग बुला ले, बैठ ले आपस में। तो केंद्र और राज्य दोनों के मिला के, दोनों को मिलाकर, केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर जो सचिवों की मीटिंग होती है, वो है ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब ये किस निर्णय पे पहुंचेंगे? ये इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र का संरक्षण किया जा सकता है। बात समझ में आई? इस बार जो हमें ध्यान रखना है, वो ये रखना है, इस बार जो था, ये 83वां पीठासीन सम्मेलन था, अधिकारी सम्मेलन था। ठीक है, ये पता होना चाहिए, अधिकारी सम्मेलन 83वां था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये हमारे लिए इंपोर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान में इसका अभी हाल ही में आयोजन हुआ, विधानसभा जयपुर, राजस्थान विधानसभा में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान विधानसभा में। और सम्मेलन का नंबर कौन सा है, वो भी पता होना चाहिए आपको कि 83 का नंबर है और राजस्थान विधानसभा में हुआ है। और इसका जो शताब्दी वर्ष मनाया गया हाल ही में, ऑल इंडिया जो ये है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसका जो शताब्दी वर्ष मनाया गया है, वो भी ध्यान रख लीजिए। शताब्दी वर्ष वो कहाँ मनाया गया? तो वो है शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अब आप देख लीजिए, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? तो चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पे? जगदीप धनखड़ साहब और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब, दोनों ने एज ए गेस्ट भाग लिया। मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना। अब जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, उसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों के सचिव जो होते हैं वो शामिल होते हैं। एक मंत्री होता है ना, एक नेता होता है, मंत्री, मंत्री की बात कर लेते हैं ठीक है। तो मंत्री कोई काम करता है, तो मंत्री हमारे भारत सिस्टम देखो ना, भारत का सिस्टम, मंत्री इतने काबिल नहीं है, मंत्री इतने काबिल नहीं है, या उन्हें जो एक विधि की बात होती है, या फिर हम जो नॉलेज होता है, वो एक आईएएस अधिकारी के पास होता है। तो एक मंत्री के पीछे छिपा हुआ आदमी कौन है? वो एक आईएएस ऑफिसर है, जो सारे उसके काम को मैनेज कर रहा है या उसका नियोजन कर रहा है। तो वो कौन है? वो एक आईएएस अधिकारी होता है। और जो सचिव स्तर के लोग होते हैं, सचिव स्तर कौन से? जो प्रधानमंत्री का सचिव होता है, जैसे, ठीक है, देश लेवल पे सचिव आपने सुना होगा, राज्य स्तर पे जैसे मुख्यमंत्री उषा शर्मा सचिव है हमारे, वैसी सचिव की जो है बैठकें हैं ये, उन लोगों की बैठकें हैं जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं हमारे देश की, और वो समझ सकते हैं इन बातों को कि कैसे एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, ठीक है, गिरते मूल्यों के साथ। ये बात कर रही है हमने एआईपीओसी के बारे में, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, और उसका जो 83वां सम्मेलन था, वो 11 से 12 जनवरी के बीच में राजस्थान विधानसभा जयपुर में हुआ था। साथ ही राजस्थान वालों ने क्या दिमाग लगाया कि इससे पहले हम अपनी विधानसभा का जो सचिव है, विधानसभा के जो सचिव है, उनकी बैठक करवा लें। तो 10 जनवरी को हमने बैठक करवा ली। ये 59वां था, अपना सेशन 59वां था। विधानसभा खाली हम राजस्थान विधानसभा के सचिवों ने भाग लिया इसमें, तो सेकंड वाले में इसमें, लेकिन एआईपीओसी में पूरे देश के सचिवों ने भाग लिया है। बस ये पता होना चाहिए। अब राजस्थान में जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, इसका 3 बार आयोजन पहले हो चुका है, 1957, 1978, 2011, और ये जो था चौथा था 2023 को, 11 से 13 जनवरी के बीच में हुआ। ध्यान रखेंगे। तो कितनी बार हो चुका है एआईपीओसी का सम्मेलन राजस्थान में? तो 4 बार टोटल। एआईपीओसी जो है
विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है। एयूपीएससी का शताब्दी वर्ष जो है शिमला में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? पहली बात ये क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजर है भारतीय स्काउट गाइड व संगठन, ये है ऑर्गेनाइजर। स्थान इसका है, इस बार जो आयोजन हुआ निमली गांव पाली में, राजस्थान का जो पाली है यहाँ पे हुआ था स्काउट गाइड जम्बूरी। स्काउट गाइड में जम्बूरी में मुख्य रूप से होता है एक तो सेल्फ डिफेंस प्लस जो कल्चर हेरिटेज है ना, उसकी प्रदर्शनी थी एक मिला के। ये है जम्बूरी। अब इसका 7 दिन तक यहाँ पे आयोजन हुआ था, 7 दिन तक चला। स्थान निमली गांव पाली, ये याद रखना। कि विषय वस्तु विभिन्न देशों के साथ भारतीय संस्कृति व कला की प्रदर्शनी। ये बात हमने कर ली थी। अब कुछ फैक्ट के बारे में देख लें। फैक्ट और फोकस क्या हो सकता है? एक तो ये है कि इसकी जो मुख्य उद्घाटनकर्ता थी वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। द्रौपदी मुर्मू, 4 जनवरी को उद्घाटन हुआ था इसका। और राजस्थान में अभी तक ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार जयपुर में इसका आयोजन हो चुका है। तो हमें जम्बूरी के बारे में जो क्या बात पता रखनी है, जम्बूरी के बारे में क्या बात पता रखनी है। तो जो जम्बूरी है, इस बार का जम्बूरी था ये 18वां था, 18वां जम्बूरी था। और देख लेते हैं एक बार। और ये राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। और 18वां कहाँ हुआ है? 18वां हुआ है पाली में, ये भी याद रखेंगे। और क्या ध्यान रख सकते हैं आप कि अभी तक जम्बूरी जो है राजस्थान में फर्स्ट टाइम हुआ था जयपुर में। ये महत्वपूर्ण है, पूछा है एग्जाम में, पूछ लिया गया है। सेकंड टाइम में हुआ था पाली में, यानी अभी तक राजस्थान में 2 बार हुआ है। जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की आपने बात की, तो वो राजस्थान में 4 बार हो चुका है, 2023 को मिला के। और ये जो है वो जम्बूरी 2 बार हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जम्बूरी का पहला फर्स्ट सेशन हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर का, वो कहाँ हुआ था? वो भी याद रख सकते हैं आप, हैदराबाद। और याद रख सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना, कि जो जम्बूरी है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका उद्भव इसका उद्भव है अफ्रीका से। और क्या ध्यान रखना है कि इसके जो जनक है ना, जनक, वो है बेडन पावेल, याद रखेंगे, बेडन पावेल। तो आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे इसका आयोजन पहली बार हुआ था हैदराबाद में, ये हमने बात कर ली। संगठन की लिस्ट में, इसकी संगठन की लिस्ट में 52 राज्य हैं, 52 राज्यों को ये रिकॉग्नाइज करता है। उसमें भारत के सभी राज्य शामिल है और साथ ही यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य किरण एरोबेटिक दल है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भले इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी, क्योंकि पूछ ले तो क्या क्या भरोसा, वहां हम लीड कर सकते हैं। तो सूर्य किरण एरोबेटिक दल शामिल हुआ था। साथ ही पहली बार सी स्काउट एक यूनिट थी, उसने भी भाग लिया इस जमहूरी में, पहली बार लिया सी स्काउट ने। और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड पाली में हुई है, निमली पाली। अब स्काउट गाइड के बारे में और क्या जानकारी हो, तो इसका जो मूल उद्भव अफ्रीका में है, और इसके जो जनक है, संस्थापक है, वो बेडन पावेल है। राजस्थान सरकार ने 2 दिवसीय हाल ही में चिंतन शिविर रखा, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी जो योजना है उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो चुका है और क्या क्या समस्याएं अभी आ रही है सामने। तो 17 जनवरी को इसका आयोजन हुआ, याद रखेंगे, 17 जनवरी को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया।
हरिश्चंद्र जो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर यानी HCM रिपा, जहाँ पे एक लोक सेवक या आरएस अधिकारी का ट्रेनिंग होती है, वहां पे ये आयोजन किया गया था। और आयोजन की डेट याद रखना आप, 17 जनवरी 2023। खेलों से संबंधित थोड़ी बात कर लेते हैं हम। तो राजस्थान में जो खेलों से संबंधित ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा पैसा पैसा, तो राजस्थान क्रीड़ा सहायता जो अनुदान योजना है, उसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, सॉरी 1986 में। 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। पूर्ण रूप से राज्य की योजना है, ठीक है। और व्यक्तिगत प्रकार भी है और सामूहिक भी, मतलब यानी एक व्यक्ति को मिलता है और समूह में भी मिलता है ये अवार्ड, ग्रांट मिलता है मतलब। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान योजना को डेट याद रखना आप, 1986 की योजना है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान जो है योजना, उसके तहत 2016 का मतलब अपडेट किया है, इसको 2016 में अपडेट किया है। तो लास्ट अपडेट 2016 का ही है। तो नियम जो है 2016 वो क्या कह रहा है, इसी योजना के तहत 1986 की बात ही कर रहे हैं हम, पर उसमें अपडेट होके नियम जुड़ गया नया, तो वो 2016 का। उसके तहत ये कह रहे हैं कि जो इसमें राशि मिलेगी, सहायता राशि, अगर कोई बंदा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलता है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो पहली रैंक लाता है, गोल्ड लाता है, फिर सिल्वर लाता है, सेकंड रैंक लाता है, 3 लाख मिलेंगे। फिर ब्रॉन्ज लाता है तो 2.5 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में हमें। वही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, अगर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी 2 लाख रुपए प्राप्त करेगा। फिर 1.5 लाख प्राप्त करेगा सेकंड स्थान पर। और फिर थर्ड स्थान पर 1,25,000 प्राप्त करेगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये भी समझ में आया। और फिर राज्य स्तर पर अगर आप जीतते हो राज्य स्तर पर, तो 1 लाख, फिर 50,000 सेकंड स्थान के लिए, और फिर थर्ड स्थान के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी एक बार और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या करनी है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। जो राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान है, ग्रांट है, पैसा, वो 3 स्तरों पे मिलता है। एक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हो, एक आप राष्ट्रीय पे खेलते हो, और एक आप राज्य पर खेलते हो और जीतते हो। जीतना जरूरी है। यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड की बात कर ले और थर्ड की बात कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मान के चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ 5 लाख, पांच, सॉरी, पांच, पहला क्या है, 5 लाख, 5 लाख मिलेंगे अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल के जीतते हो तो। फिर आपको शायद 3 लाख होंगे सेकंड वाला, हाँ, 3 और 3 लाख, फिर 2,50,000। तो अच्छी रकम है, आप भी खेलिए, जीतिए। तो सेकंड की बात कर ले हम, इधर की बात कर ले, इधर भी इसको मिटा देते हैं। इधर मैं अगर बात करूं, जो फर्स्ट होगा उसको कितना मिलेगा, सेकंड को कितना मिलेगा, और थर्ड को कितना मिलेगा। तो याद करिए कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 2 लाख, फिर 1,50,000 सेकंड स्थान को, और फिर थर्ड को मिलेगा 1,25,000। आई होप ये बातें आपको समझ में आती होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के राज्य स्तर पर अगर आप खेलते हो और जीतते हो तो। यहाँ हमने क्या सीखा, हमने देखा 1 लाख रुपए मिलेंगे पहले स्थान वाले को, दूसरे स्थान वाले को 60,000 मिलेंगे। सॉरी, दूसरे स्थान को 50,000 मिलेंगे, और फिर थर्ड स्थान को 30,000 मिलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, राजस्थान सरकार भी जो खेल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जो हैं, उनको
सहायता राशि प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के आते हो तो 5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप खेलते हो तो वहां पे 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000 की सहायता राशि प्रदान करती है। और राज्य स्तर पर खेलते हो तो 1,50,000 और 30,000 राशि प्रदान होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हमें बात करना है कि जो एक क्रिकेटर होता है तो उसको किट की जरूरत होगी, ठीक है, बैट की जरूरत होगी या पैड की जरूरत होगी, तो उसके लिए सरकार 5 लाख रुपए का ग्रांट देती है। और साथ ही ट्रेनिंग के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं, देखो, हमने अभी जो बात की सहायता राशि की, वो सामान्य खेलों के लिए है। वो स्पेसिफिक खेल है जिनकी कैटेगरी मतलब सबसे हायर लेवल की है, जो उच्च स्तर के खेल है, जैसे ओलंपिक हो गए, जैसे ओलंपिक हुए, और जैसे एशियन व कॉमनवेल्थ गेम हुए। ये आपको याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ओलंपिक खेलते हो और दूसरा आप एशियन या कॉमनवेल्थ खेलते हो, अब यहाँ समझना है कि अगर आप गोल्ड लाए, अगर आप सिल्वर लाए और अगर आप ब्रॉन्ज लाए। गोल्ड लाए तो आप 3 करोड़, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। 3 करोड़, 3 करोड़ मिलेगा आपको गोल्ड लाते हो तो। सिल्वर लाते हो तो 2 करोड़, कोई बात नहीं, 2 करोड़ मिल जाएगा। साथ ही 1 करोड़ मिलेगा ब्रॉन्ज वाले को या कांस्य वाले को। अब एशियन या कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, थोड़ी कैटेगरी डाउन हो जाती है, यानी एक लेवल ये है ओलंपिक का, और एशियन गेम का कहीं यहीं पे है बीच में। और सबसे फिर नीचे अपन ने बात की थी जहाँ पे लाखों में मिलती खाली, यहाँ पे करोड़ों में चली जाती है, यहाँ पे भी करोड़ों में, यहाँ पे करोड़, यहाँ करोड़। लेकिन ये जो है लाखों वाली इनकम है, जो हम पहले देख चुके हैं 1986 वाली योजना के तहत, 2016 के जो नियम थे उसके अनुसार हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं इस कैटेगरी को, सबसे हायर कैटेगरी को, तो उसमें ओलंपिक गेम शामिल है। एक तो ओलंपिक शामिल है और एक एशियन व कॉमनवेल्थ गेम शामिल है। एशियन व कॉमनवेल्थ जो गेम है उसके तहत अगर आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतते हो, सहायता राशि आपको 1 करोड़ तो गोल्ड लाने पर है, 60 लाख सिल्वर लाने पर है, और 30,000, सॉरी 30 लाख ब्रॉन्ज लाने पर है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं कि अभी तक जो ओलंपियंस थे, इस बार बजट की बात कर लेते हैं। बजट 2023-24 में खिलाड़ियों से संबंधित या खेल से संबंधित क्या क्या राज्य सरकार की घोषणाएं हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, सॉरी, राज्य स्तर है, राजस्थान राज्य की बात करें तो बहुत सारे राज्य में, राजस्थान में क्षेत्र है जहाँ के खिलाड़ी जो है वो बन सकते हैं खिलाड़ी, उनमें प्रतिभा है, प्रतिभा है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो अवसर प्रदान करना है, वो अगर राज्य प्रदान कर दें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन हो जाएगा। इस हेतु 500 ट्रेनिंग सेंटर जो कोच है उनकी नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। ये इस बजट में राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि 500 ट्रेनिंग कोच की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि प्रदेश के जो टॉप 229 खिलाड़ी हैं, 229 खिलाड़ी, उनको आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाएगी। आउट ऑफ टर्न का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ टर्न का मतलब होता है कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उनको नौकरी पर रखा जाएगा। अदरवाइज हमें क्या किया जाता है? हमें सिर्फ 60 साल या एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए नौकरी मिलती है। ये भी बजट में प्रस्तावित था। अब और क्या न्यूज़ थी? तो बात हुई कि जो खिलाड़ी हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना है। राज्य के स्तर के खिलाड़ी हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये याद रख लेंगे आप कि जो स्थापना की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जयपुर बनेगा। ध्यान रखना है, बजट 2023-24 में घोषणा है, ध्यान रखेंगे, पूछेंगे जरूर वो। नेक्स्ट न्यूज है कि जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, अभी तक क्या हो रहा था
जो ओलंपिक खेलते थे ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप अगर ओलंपिक खेलते हो तो आपको 25 बीघा कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड मिलता है। ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर लैंड जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जो दिव्यांग होते हैं, वो ओलंपिक में भाग लेते हैं ना, वो जीतते हैं अगर, तो जीतना जरूरी है, तो वो 25 बीघा जमीन के हकदार हो जाएंगे। राज्य सरकार देगी 25 बीघा कृषि भूमि। ओलंपिक को तो मिलती है, ओलंपियन को तो पैरा ओलंपियन को भी मिलेगी। यही बात यहाँ पे कर रखी है इन्होंने, कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी, खेलों को विजेता को भी 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया जाएगा। और नेक्स्ट बात यह है कि जो मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम बन रहे हैं, मुझे वो बता दो, आप ये ध्यान रखना कि वो ब्लॉक स्तर पर बन रहे हैं। मेजर ध्यानचंद योजना का संबंध स्टेडियम निर्माण से है राजस्थान में, ब्लॉक स्तर पर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात ये है कि जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, राजस्थान विभाग है, सॉरी, राजस्थान सरकार का, उसके तहत उन्होंने अपना काम गिनवाया, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो अनुप्रति कोचिंग योजना है, वो पिछले, जब हमने उसको लॉन्च किया, तब से वो बड़े काम कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, क्या कैटेगरी होती है, किस प्रकार इसका लाभ प्रदान किया जाता है। और मैं एक आपको बात बता दूं कि हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको इस बात पे फोकस नहीं करना कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जनरली आपके परिवार वालों ने आपसे पूछ लिया अनुप्रति कोचिंग योजना का क्या क्राइटेरिया है और कैसे उसका फॉर्म फिल किया जाता है, उस समय आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो इस बात को ध्यान रखना। तो जो एक चीज जनरल अवेयरनेस होती है, वो तो होनी चाहिए, तो वो ले सकते हैं यहाँ से कि अनुप्रति जो कोचिंग योजना है, वो SC, ST और OBC और MBC और EWS, ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को मिलेगा इसका लाभ। लाभार्थी पक्ष ये हैं, और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय इसका लाभार्थी हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वार्षिक आय परिवार की 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर आपका परिवार सरकारी नौकरी में है, राज्य अगर, या सरकार के, राज्य सरकार के कार्मिक हैं, अगर आपके परिवार वाले मम्मी पापा हैं, तो उनका पे मैट्रिक्स जो लेवल है, वो पे मैट्रिक्स लेवल 11 से, पे मैट्रिक लेवल 11 से कम होना चाहिए या 11 ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मतलब सरकारी सेवक भी लाभ ले सकता है, लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल 11 से कम होना चाहिए। ठीक है। और अब जो आप, ये आय की मैंने बात की, तो 8 लाख की इनकम कैप लगा रखी है। नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल का दायरा जो है वो 8 लाख का है। बात कर ले यहाँ, तो आपको बात समझ में आती होगी कि जो सरकारी सेवक हैं, उनकी आय का जो अंतिम प्रमाणी होगा, वो कौन होगा? तो वो विभाग विभाग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो होगा। कार्यालय अध्यक्ष या विभाग का अध्यक्ष या नियोक्ता। कैसे? कि आपकी जो 8 लाख की इनकम है, उसको सर्टिफाइड करने का काम कौन करेगा? आपके जो हेड होंगे, जो जहां आप डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां के जो हेड होंगे, वो होंगे। तो वो बात ध्यान रखनी है बस। केवल एक बार ही लाभ इसका लिया जा सकता है, केवल एक बार लाभ मिलेगा इसका। और ट्वेल्थ और जो 10th और 12th है, उसके मार्क्स के आधार पर यह चयन किया जाएगा। पैसा वितरण डायरेक्ट कोचिंग को किया जाएगा। तो मैं बात कर लूं, यूपीएससी का जो एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम यानी केंद्र सरकार का एग्जाम है, उसके तहत राज्य सरकार इस अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत जो सहायता राशि प्रदान करती है, वो 75,000 करती है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करते हो, तो 75,000 मिलते हैं। अवधि इसकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल 1 वर्ष के लिए पैसा मिलता है। केवल 1 वर्ष के लिए पैसा मिलता है, ये याद रखेंगे, केवल 1 वर्ष। ठीक है। और इसके न्यूनतम योग्यता क्या है? या तो आपकी ग्रेजुएशन हो, या ग्रेजुएशन खत्म होने में केवल 2 वर्ष बचे हुए हों। ट्वेल्थ में मिनिमम 70%। तो कैटेगरी पता होनी चाहिए। साथ ही अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से कोचिंग करते हो यूपीएससी की, तो आपको सिर्फ ट्वेल्थ में 60% चाहिए, वहां 70 चाहिए थे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए। तो अब मैं बात करूं कि जो आरएस की तैयारी है, उसके लिए राज्य सरकार भी समय तो वही है, 1 साल के लिए लाभ देती है, एक बार ही देती है, और 1 साल के लिए, 1 वर्ष 1 बार, इसको हमेशा याद रखेंगे।
इसमें अगर आप प्रतिष्ठित कोचिंग से कोचिंग करते हो तो 50,000 रुपये मिलते हैं, साथ ही 65% होना चाहिए। 40,000 मिलते हैं सामान्य इंस्टीट्यूट से कोचिंग करते हो और 55% होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आरपीएससी द्वारा कोई आयोजित अन्य एग्जाम हो गया, या पेड मैट्रिक्स 10 के ऊपर का कोई एग्जाम हो गया, या जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात हो रही है, अदर एग्जाम की बात हो रही है, तो सहायता राशि 20,000 मिलती है, केवल 6 महीने के लिए मिलती है, और 50% ट्वेल्थ में होना चाहिए। भुगतान की बात कर लेते हैं। 2 किस्तों में भुगतान होता है। आवासीय सहायता मिलती है इसके अंतर्गत, 40,000 आवासीय सहायता भी मिलती है। अगर आप अपने शहर से बाहर जाके कोचिंग करते हो तो सहायता राशि भी मिलती है। मैं बजट घोषणा की बात कर लूं, अनुपूर्ति कोचिंग योजना का जो लाभार्थी संख्या है, इस बार 15,000 नहीं, अब मिलेगा इसको 30,000, यानी लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है, 30,000 कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार की बजट घोषणा में, 2023 से इसकी घोषणा है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो बात कर ले राजस्थान का जो जनजातीय क्षेत्र है, उससे संबंधित कोई योजना, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है राजस्थान को। जो वंदन योजना है, वंदन योजना, ये वंदन योजना ट्राइफेड करके इंस्टीट्यूट होता है। वो क्या करता है, जो ट्राइबल उत्पाद होते हैं या जो जनजातीय क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, उनको मार्केट प्रदान करता है, या उनका मार्केटिंग करता है, या उनके लिए एक मार्केट की कंडीशन पैदा करने का काम करता है। तो सरकार उसको वो करवा रही है। ट्राइफेड जो है केंद्र सरकार की एक संस्था है, और उसका मुख्य काम यही है कि जो जनजातीय क्षेत्र के उत्पाद है उनको बाजार में लाया जाए, ठीक है, उनकी ब्रांडिंग हो, ये सब करवाता है। तो इसमें जो जीवी है, ग्रोस वैल्यू एडिशन में राजस्थान थर्ड रैंक में रहा है। पहली बात तो जनजातीय क्षेत्र विभाग अपनी बात बता रहा है, 2020-21 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। अगर जनजातीय क्षेत्र के इस क्षेत्र में हम वंदन योजना के बारे में बात करें, ये वंदन योजना की बात हो रही है स्पेसिफिक, और जीवीए में ग्रोस वैल्यू एडिशन यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक कृषि की से बात करें, वो क्षेत्र प्राथमिक वाला, और जो सर्विस सेक्टर है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो ग्रोस वैल्यू एडिशन हो जाएगा। उसमें राजस्थान की रैंक थर्ड रही है। अब वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की बात कर लें, तो जिला स्तर पर इन्होंने बताया कि हम जिला स्तर पर लव कुश वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जिला स्तर पर लव कुश वाटिका का निर्माण हो रहा है, जिला स्तर पर किया जा रहा है लव कुश वाटिका का निर्माण। और साथ ही बोटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए। एक तो जोधपुर हो गया, भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, और अजमेर हो गया, कोटा हो गया, और उदयपुर हो गया। यहाँ यहाँ बोटनिकल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। बोटनिकल गार्डन को याद रखने का आसान तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे लोकेट कर दो उनको, अजमेर सेंटर में रखना, अजमेर सेंटर में रखना, और फिर इधर कर देना जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, और कोटा, और भरतपुर। दो जिले जोधपुर और बीकानेर पश्चिम के, मध्य में अजमेर आ गया, और पूर्व में भरतपुर आ गया, और नीचे उदयपुर और कोटा आ गए। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ई वेस्ट के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी राज्य सरकार लाएगी। साथ ही ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो जयपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में 101% आने वाला क्वेश्चन है। जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, याद रखेंगे इसको। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, इसका मुख्य काम क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में जितने भी राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो काम विभाग है, वो काम करते हैं। तो वो जनता के अभियोग को सुनते हैं। मुख्य काम उनका यही है कि जनता के अभियोग को, या उनके जो मामले हैं उनको देखना और सुनना, और समय पर उसको निपटान करना। लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर पाते, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार जो तंत्र है वो इतना हावी है हमारे पे कि हम करना ही नहीं चाहते। तो ये एक कहते हैं ना हमें, कि जो हमारा टास्क है वही हम नहीं कर रहे हैं, यानी कर्तव्य निष्ठा को हम नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी, एक समिति का गठन कर दिया, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति। ये क्या करेगी, प्रति गुरुवार, महीने के 2-3 गुरुवार में क्या करेगी, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर एक विजिलेंस करेगी, या उसका करेंगी फीडबैक लेगी, जाके पता करेगी कि कौन कौन सी समस्या आ रही है और जनता की क्या समस्या है, और विभाग क्यों नहीं कर पा रहा उस काम को, या क्यों देरी कर रहा है। फटकार लगाई जाएगी उनको, टाइम पे करो ये काम। ऐसे इन समिति को गठन किया गया है। तो बात करते हैं, और फीडबैक लेने का काम मुख्य रूप से, तो इसका आयोजन त्रिस्तरीय होगा।
पहली बात तो ये पता होना चाहिए त्रिस्तरीय आयोजन का, यानी 3 बार ये चेकिंग पे जाएगी। किस जाएगी? तो मई 2022 से ही शुरुआत हुई है इसकी। इंपोर्टेड तो इसलिए हो जाता है कि 2022 से हमने शुरुआत की इसकी, और प्रत्येक माह का जो पहला गुरुवार है, पहला गुरुवार ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे, हम चेक करेंगे। दूसरे गुरुवार को खंड पे जाएंगे और तीसरे पे जिला पे जाएंगे। ये याद रखने की बात है। फर्स्ट गुरुवार, सेकंड गुरुवार और थर्ड गुरुवार। राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि संविधान की जो विशेषता है उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे लोगों को अवेयर किया जाए। संविधान जो पार्क है उसका निर्माण कहाँ किया गया? पहली बात तो जयपुर में किया गया, विधानसभा में। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया था 3 जनवरी को। राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू पहली बार ही इसी पार्क के लोकार्पण में आई थी। तो 3 जनवरी को आई थी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया। याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, ऊंट उत्सव, ऊंट का नाम आते ही बीकानेर याद आना चाहिए आपको। कब हुआ? 13 से 15 जनवरी, और हर साल ये जनवरी महीने में होता है। थोड़ा सा यहाँ और देख लें आप, दो महोत्सव हैं। दो उत्सव हैं। एक तो ऊंट हो गया, एक मरु हो गया। और एक और बात कर लूं मैं, मोहम्मद सर के बारे में किसी को पता नहीं हो तो वही बात कर लेता हूँ। अब बताइए आप, ऊंट तो बीकानेर, मरु जैसलमेर, साथ ही मोहम्मद सर ये बीकानेर। इसका जो आयोजन होता है ऊंट का, ऊंट महोत्सव का, जनवरी में होता है हर साल। जैसलमेर का फरवरी में होता है। इसका कोई फिक्स नहीं है। श्याम मित्र मंडल का नाम इस जो ऊंट महोत्सव था बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उसमें नाम मेंशन था। तो श्याम मित्र का संबंध चंग से है और ये चूरू निवासी है, ये पता रखना, चूरू निवासी है श्याम मित्र मंडल। तो चंग से इसका संबंध है। चंग और डब का नाम सुना होगा ना। विभिन्न प्रतियोगिता विजेता। अब इस ऊंट महोत्सव में मिस मरवण बनी, मिस मरवण कोमल सिद्ध बनी। ध्यान रखेंगे कोमल सिद्ध का संबंध मिस मरवण से है। और रविंद्र जोशी इस बार के मिस्टर बिकाना बने, रविंद्र जोशी, याद रखेंगे दोनों। अनवर खां का नाम भी मेंशन था। अनवर खां का संबंध, पहली बात तो ये मांगनियार गायक हैं, मांगनियार गायक है और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और इनका जो संबंध है वो जैसलमेर से है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पता रखनी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका प्रारंभ कब से हुआ? ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत मानी जाती है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो जो बजट 2023-24 है उसके तहत इसमें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा था वो 10 लाख से 25 लाख कर दिया है। साथ ही जो दुर्घटना बीमा था 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। और पुरस्कार राशि, यानी किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पे और उसको आप समय से हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, आपको सहायता राशि मिले 5,000 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब मैं बात कर लूं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसके तहत दो प्रकार की कैटेगरी है। एक जिनके लिए 100% फ्री है, और एक जो कैटेगरी है वो 850 रुपये प्रीमियम देना पड़ता है ईयरली। ये भी ध्यान रखना। ये वार्षिक होता है, पहली बात ये पता रखना, वार्षिक होता है ये। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ये ईयरली देना पड़ता है, ये याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि जो ईडब्ल्यूएस परिवार थे, जनरल में जो वीक है वो ईडब्ल्यूएस आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस को इस 800 की कैटेगरी से हटा दिया है। यानी अब ईडब्ल्यूएस 800 वाले में नहीं रहेगा। अब ये 800 ईडब्ल्यूएस भी इधर आ गया। सो 100% फ्री वाले में। 100% फ्री कौन से हैं? तो 100% फ्री की मैं बात बता दूं कि 100% फ्री कौन से हैं। तो एक तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आपको राशन मिलता हो तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। साथ ही
आप अगर एनएफएसए का मतलब ही ये है कि बीपीएल परिवार कैटेगरी के हो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? और साथ ही अगर हम बात करें तो और कौन सी कैटेगरी है, तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके तहत आप उस लिस्ट में आते हो, तो भी आप इसके लाभार्थी हो जाओगे। ये बात समझ में आई आपको? अदरवाइज आपको 850 रुपये देने ही है। मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है, उसके अंतर्गत हम बात करें कि सर्वाधिक लाभान्वित जिला रहा डूंगरपुर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला रहा है, वो डूंगरपुर रहा है। अब इसमें थोड़ा फैक्ट फॉर फोकस क्या हो सकता है कि जो एससी एसटी और बीपीएल परिवार है, वो इसका लाभार्थी हो गया। पहला तो पहला लाभार्थी ये हो गया, एससी और एसटी होना चाहिए और बीपीएल परिवार संबंधित होना चाहिए। साथ ही दूसरा हो सकता है अल्पसंख्यक हो और बीपीएल परिवार का हो। तीसरा हो खिलाड़ी हो, महिला खिलाड़ी और राज्य स्तरीय पदक विजेता होनी चाहिए। पदक विजेता जरूरी है, विजेता होनी चाहिए। राज्य स्तर के मिनिमम कैटेगरी राज्य स्तर है, मतलब जिला पे अगर विजेता है तो नहीं मानी जाएगी, राज्य में होनी चाहिए। साथ ही दिव्यांग की बात करूं, 40% डॉक्टर सर्टिफाइड कर देगा, 40% दिव्यांगता, तो भी आप इसमें लाभ ले सकते हो। और पालनहार योजना, यानी जो हम बात करते हैं ना, जो एक अनाथ हो जाता बच्चा बच्चा, तो उनको 18 साल तक राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वो जो योजना है उसके तहत अगर लाभार्थी है कोई लड़की, तो वो भी इसका लाभ ले पाएगी कन्यादान योजना के तहत। बात कर लेते हैं जो कन्यादान योजना है उसके तहत हथलेवा राशि कितनी है और प्रोत्साहन राशि कितनी है। अब राज्य सरकार ने दो उद्देश्य, एक तीर से दो निशाने की बात करते हैं हम, कि वो कैसे लगा रही है, तो ऐसे लगा रही है। एक तो प्रोत्साहन राशि दे रही है ताकि बच्चे बच्चियां पढ़े पढ़े और आगे बढ़े, वो कैसे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही एक जो निर्धन होता है, निराश्रित है, उनको भी सहायता राशि प्रदान हो रही है। तो निशाने हो रहे हैं एक तीर से। जैसे कि जो एससी वर्ग की लड़कियां हैं और 18 साल पूरी कर चुकी है, 18 वर्ष होना चाहिए, एससी होनी चाहिए, 31,000 मिलेंगे। साथ ही अगर वो 10वीं क्लास जो 10th है उसको पास करती है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी क्या बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई। और जो एसटी है और 18 प्लस है उनके लिए सेम बात है, वापिस ये सेम हो गया। अब यहाँ मैं एक बात कर लूं कि मैंने बात की अभी, एक तो एससी की और एक एसटी की। इन दोनों के लिए जो हथलेवा राशि है, हथलेवा, जो शादी के लिए पैसा मिलेगा, प्रोत्साहन। अब मैं बात करूं हथलेवा के तहत 31,000 मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 31,000 मिलेंगे, सेम। और जो प्रोत्साहन राशि है, अगर वो 10th पढ़ी, 10th पास, तो कितने मिलेंगे? 10,000। 10th से 10 हो गया इधर, ठीक है, 10,000। साथ ही अगर वो ग्रेजुएशन की उसने, ग्रेजुएशन अगर कर ली, स्नातक अगर कर रही है वो, या कर ली, तो उसको 20,000 मिलेंगे। यानी इसके मौजे ही मौजे हो गए ग्रेजुएशन वाली के तो, क्योंकि इसके हो गए 51,000 और इसके हो गए 41,000 टोटल। अब हम बात करें कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की एससी और एसटी वर्ग की। अब हम थोड़ी सी बात कर लें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग में बीपीएल हो सकता है, और अल्पसंख्यक हो और 18 प्लस कर चुकी हो, उसको भी सेम मिलेगा, यानी 31 प्लस 10 या 20। ये बात आपको समझ में आती होगी। 10 मतलब 10वीं पास और ग्रेजुएशन पे 20,000 एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि के रूप में। अब यह बात कर लें थोड़ी सी कि हमने अभी तक बात की, वो बात कर ली थी नॉर्मल वर्ग के लिए। अब यहाँ बात करें कि जो सहयोग व उपहार योजना में बीपीएल परिवार, एससी एसटी और माइनॉरिटी की बात करें, एससी एसटी और माइनॉरिटी, जिसको हमने देख लिया, एससी को भी देख लिया, एसटी को भी देख लिया, और माइनॉरिटी वो भी हमने देख लिया, इनको 31,000 मिलते हैं मतलब हथलेवा के तहत। और फिर प्रोत्साहन राशि 10,000 और 20,000 तो है ही है, 31,000 मिलती है बेसिक इनकम। लेकिन इनको छोड़कर जो बीपीएल परिवार है, इनको छोड़कर जो बीपीएल परिवार है, उनकी सहायता राशि आप देखिए। उनको छोड़कर जो बीपीएल परिवार है और अंत्योदय परिवार है या आस्था कार्डधारी है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, विधवा है और 18 प्लस है, उनकी अगर विवाह करवाना है तो उनको 21,000 मिलेंगे, 21,000 मिलेंगे, 21,000 मिलेंगे। और ये सहायता राशि इधर वाली तो प्रोत्साहन राशि सेम है। इस बात को समझ पाए? आई होप समझे होंगे आप। और आपको इसको लास्ट ये पढ़ा के
जस्ट मैं क्या करता हूँ, देखो पढ़ा के मैं वापस इसको कंक्लूड कर लेता हूँ आपको, ताकि बेहतर रूप में आपको समझ आए और याद रहे। विशेष योग्यजन जो व्यक्ति हैं उनको 21,000, और बाकी ये सेम है। महिला खिलाड़ी की बात करें 21 और सेम है। थोड़ी सी बात और कर लें कि जो पालनहार के तहत लाभार्थी हैं उनको भी 21 और सेम है। अब हमें क्या समझ में आया यहाँ पे? समझ में ये आया कि सॉरी, जो कन्यादान योजना है, कन्यादान योजना इसके तहत दो कैटेगरी है। एक तो एससी एसटी, और जो माइनॉरिटी है इनको 31,000 रुपए तो हथले वगैरह तक मिलेंगे। साथ ही इनको 10वीं पास है या 10वीं अगर पढ़ी उन्होंने तो 10,000 तो मिलेंगे, और साथ में अगर ग्रेजुएशन कर ली तो उनको 20,000 मिलेंगे। ये बात हुई एससी एसटी और माइनॉरिटी के लिए। अब इनको छोड़ के जितनी भी बालिकाएं होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी, सेकंड वाली में। और इनको क्या है, तो सहायता राशि के तौर पर, यानी जो हथलेवा राशि है वो तो 21,000 मिलेगी, खाली 21,000। और साथ ही जो ये बाकी की बात है 10 और 20 ये सेम रहेगा। ये हमने कंक्लूड कर दिया। तो ये एक बेहतर तरीका होता है पढ़ने का कि पढ़ के उसको वापस आप कंक्लूड कर लो। अब हम बात करें जो पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव है, उसका आयोजन इस बार 6 से 15 जनवरी के बीच में हुआ। कहाँ हुआ तो ये पता होना चाहिए, जोधपुर में हुआ। हमें राज्य सरकार और पूरे देश की ये कहें कि जो हस्तशिल्प है ना, वो हमारे देश की धरोहर है, संस्कृति की परिचायक है। उनका संरक्षण जरूरी है। और साथ ही जो हस्तशिल्प है वो ये है कि एक रोजगार प्रदान करने का जरिया है, और रोजगार की एक राज्य को बहुत ही जरूरी जो एक प्राथमिक नीड होती है वो है। तो ये जो एक उद्योग है, हस्तशिल्प एक उद्योग है, वो आपको रोजगार के जरिए से महत्वपूर्ण लगता है। तो राज्य सरकार क्या कर रही है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव मना रही है और इस हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहती है। 6 से 15 जनवरी के बीच में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को मनाया गया, जोधपुर में मनाया गया, और उद्घाटनकर्ता अशोक गहलोत शामिल रहे। अब बात करें कि जो नई एमएसएमई पॉलिसी है, नई एमएसएमई पॉलिसी, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पहले। ये है कि जीडीपी में योगदान है एमएसएमई का 24%। राजस्थान की जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है। राज्य की जो 40% भूमि है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य का 40% भूभाग शामिल है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएमआईसी में 40% भाग राजस्थान का शामिल है। राज्य के जो 98% जो उद्योग हैं वो एमएसएमई कैटेगरी के हैं। तो मैं एमएसएमई एमएसएमई बोल रहा हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमएसएमई की परिभाषा क्या है, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले देख लें कि तकनीकी आधार पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक बहुमंजिला औद्योगिक पार्क या कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तकनीकी आधार पर एमएसएमई के लिए कॉम्प्लेक्स बोरानाडा, जोधपुर। अब मैं एमएसएमई का वर्गीकरण कर दूं, एमएसएमई का वर्गीकरण कर दूं, तो एमएसएमई वर्गीकरण के लिए बता दो कि यहाँ पे दो बातें हैं। दो बातें क्या है कि एक तो एमएसएमई जो है उसको क्लासिफाई करना है, तो उसमें दो चीजें शामिल की जाएगी। एक तो निवेश देखा जाएगा, निवेश, और एक देखा जाएगा टर्नओवर, ठीक है। अब निवेश की यहाँ बात की जाएगी, तो निवेश जो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जरा, देखिए कि निवेश जो है वो 1 करोड़ है, और टर्नओवर इसका 5 गुना कर लीजिए, 50 करोड़ या 50 करोड़ हो, ठीक है। ये बात हुई, समझ में आई। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब एक तो बात ये हो गई, एक बात क्या हो गई कि दूसरी बात हो गई कि जो अगर निवेश है वो 5 करोड़ है, तो यहाँ पे हो जाएगी बात, सॉरी, 10 करोड़।
अगर निवेश 10 करोड़ है, इसका भी इंटू 5 कर लेंगे, ये हो जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़ का टर्नओवर होगा एक प्रकार का, ये टाइप हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा जो बात करेगा 50 करोड़ का निवेश है, इसका इंटू 5 करेंगे तो 250 करोड़ का टर्नओवर है। अब वो कौन सा, अब कंफ्यूज हो गया कि ये क्या लिख दिया मैंने, निवेश और टर्नओवर और तीन कैटेगरी बना दी। वो तीन कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है ये वाली, इसको बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। ये जो है सूक्ष्म उद्योग हो जाएंगे। कौन से? 50 करोड़ वाले सूक्ष्म उद्योग हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? 50 करोड़ वाले और 1 करोड़ के निवेश वाले सूक्ष्म उद्योग कैटेगरी में आएंगे, और 10 करोड़ और 50 करोड़ का टर्नओवर वाले आ जाएंगे लघु लघु उद्योग में आ जाएंगे। और 250 करोड़ वाले जो टर्नओवर वाले हैं, या 50 करोड़ निवेश वाले जो हैं, ये आ जाएंगे मध्यम। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आई तो यहाँ एक बार और देख लीजिए कि जो सूक्ष्म है, माइक्रो है, 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर, ये शामिल हो जाएगा। 10 करोड़ का अगर निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है तो स्मॉल हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और साथ ही जो मध्यम उद्योग है, 50 करोड़ का निवेश या फिर 250 करोड़ का टर्नओवर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूं, आपको बताऊं कि जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति है 2022, उसके तहत इन्होंने कुछ नाम मेंशन किए, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो लोकेशन इन्होंने दी है, तो लोकेशन क्यों दी है इन्होंने? इनके नॉलेज के लिए तो दी नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए दी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सांगानेरी प्रिंट जो है जयपुर की फेमस है। बगरू, लाख की चूड़ियां, जोधपुर का बंदेज। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने जो गणतंत्र दिवस था उस पे भी बंदेज का साफा पहना था, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। जोधपुर का है बंदेज, जोधपुर का है बादला, जोधपुर का है। बाड़मेर का अजरक और मलिर प्रिंट, दाबू प्रिंट, अकोला प्रिंट, अकोला, चित्तौड़गढ़ कोटा डोरिया, बीकानेर की मथिरण कला, उस्ता कला, बीकानेर की मोमबत्ती कला उसी को कहते हैं। और प्रतापगढ़ की थेवा कला, सालावास जोधपुर, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार लगा लीजिए, सालावास। दरी का निर्माण होता है, मोलेला का टेराकोटा, गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग, ब्लू पोट्री जयपुर की, नाथद्वारा की पिछवइयां, टोंक का नमदा, मूर्तिकला, कांच की कशीदाकारी, मीनाकारी, मीनाकारी जयपुर की है, कुंदन कला, ठीक है, काष्ठ कला, कठपुतली कला, कावड़, दरी और कालीन का निर्माण, पट्ट बुनाई, जाजम, भित्ति चित्र, फट चित्रण, सांझी कला, मांडना कला, तोरण निर्माण, पात्रे पितरणे, ये पिपाड़ जोधपुर। ये आपको पता हुआ होना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 की है। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब बनी, तो वो भी पता होना चाहिए, 2022 में बनी है। नवीनतम राजस्थान हस्तशिल्प नीति कौन सी है? 2022 में, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने क्या कहा कि जयपुर जो है वो क्राफ्ट सिटी है। राजस्थान का जयपुर क्राफ्ट सिटी डेजिग्नेट किया जाएगा। क्राफ्ट सिटी जयपुर, ठीक है। क्वेश्चन पूछे आपने कि क्राफ्ट सिटी कौन सी है, तो जयपुर सही करना है। और राजस्थान की निवेश जो प्रोत्साहन नीति है, निवेश प्रोत्साहन नीति वो कब की है नवीनतम, तो 2019 की, ये भी ध्यान रखना। अब राजस्थान सरकार की जो निवेश प्रोत्साहन नीति है 2019 की, उसके तहत जो हस्तशिल्प उद्योग है, जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको राज्य सरकार ने थ्रस्ट सेक्टर घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र, जो हस्तशिल्प है उसमें रोजगार बहुत है, लेकिन लोग उसको करना नहीं चाह रहे या कर नहीं रहे, उसकी विलुप्तता की कगार पे जा रहा है वो, उसको बचाना है। तो रोजगार है, मतलब थ्रस्ट सेक्टर है, वो बहुत है उसमें, ये बात हो रही है। तो इसको निवेश नीति 2019 के तहत, निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत ट्रस्ट सेक्टर घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति कब लागू की, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि आपको पता रखना होगा 17 सितंबर 2022 ये निवेश नीति, हस्तशिल्प निवेश नीति राज्य सरकार की पहली जो है वो लागू हुई है। देख लीजिए इसको आप। अब हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर कहाँ है, तो आप बताएंगे जोधपुर। राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो जलमहल जयपुर में। राजस्थान हाट का नाम सुना आपने? राजस्थान हाट,
वही बनाया जा रहा है राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं आपके लिए। और जो राजस्थान हाट है ना, उसी की जगह ये बनाया जा रहा है राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम, ताकि राज्य के पूरे राज्य के जो भी हस्तशिल्प है उनका एक जगह आप प्रदर्शनी दिखा पाओ। ये राज्य की ये विशेषताएं हैं, यहाँ पे ये हस्तशिल्प फेमस है, उसकी प्रदर्शनी तो वो जयपुर में, जलमहल जयपुर। अब जो उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के अंदर राजस्थान हाट, ये बात हो रही वही जो मैंने कर ली कि राजस्थान हाट जो है जलमल जयपुर में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित कराने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त इसको छोड़कर जो 13 जिले हैं राज्य के, शहरी एवं ग्रामीण हाट बनेंगे यहाँ पे, जैसे अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू। तो यहाँ पे लघु हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। लघु हस्तशिल्प म्यूजियम ये स्थापित किए जाएंगे, वो भी जिले अगर आप याद रख पाए तो याद रखना वो कितने जिलों में हो रहा है, ये याद रखना थोड़ा सा। एक तो जो राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम ये बन रहा है जलमल जयपुर में। साथ ही अगर हम बात करें, इसको छोड़कर जो लघु हस्तशिल्प म्यूजियम है, सिर्फ इन जिलों की संख्या याद रखना, कितने जिले शामिल होंगे, 13। ईआरसीपी के तहत भी 13 ही थे, और यहाँ पे भी 13 ही हैं, 13 जिले, ये याद रखना। राजस्थान देखो, हस्तशिल्प के लिए इतना कर रही है राज्य सरकार, क्या कर रही है कि हस्तशिल्प जो है उसका एक सप्ताह भी आयोजित करेगी, ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान स्थापित की जा सके। तो हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करेंगे हम प्रति वर्ष दिसंबर महीने में, राष्ट्रीय स्तर का होगा आयोजन जो होगा, राजस्थान हाट यानी जलमहल जयपुर में इसका आयोजन होगा। बात समझ में आई आपको? अब मैं बात करूं उद्योग की। उद्योग जो है, पर्यटन को राजस्थान सरकार ने उद्योग का दर्जा दे रखा है, पहली बात ये पता होना चाहिए। और जीडीपी का अगर हम ग्रोथ रेट देखें, राजस्थान की जीडीपी का ग्रोथ रेट, तो उद्योग की हम बात ही कर रहे हैं, तो राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट राज्य में, सॉरी, 11.04% है, और पूरे भारत में पहले रैंक पे करता है, पहली रैंक है, राज्य का प्रथम स्थान है जीडीपी ग्रोथ में 11.04% के साथ, ये ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये बजट 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत पहले 200 बच्चे शामिल होते थे, अब जो है 500 बच्चे शामिल होंगे इसमें, ये याद रखना, 500 बच्चे। बजट 2023-24 की घोषणा के तहत 500 बच्चों को अब राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए चुना जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन वो प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रतिभाशाली होना ही पड़ेगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना चाहते हो, राज्य सरकार सहयोग प्रदान करेगी। और भी अगर आप नेशनल लेवल पे भी पढ़ना चाहते हो और कहीं आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सहायता चाहिए आपको पैसों की, तो वो मिलेगी राज्य सरकार द्वारा इसके तहत। जनजाति क्षेत्र का विकास, उसके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं, और ये केंद्र सरकार की योजना, ये आपको पता होना चाहिए, राज्य की नहीं है पहली बात। और चल कब से रही है, तो 1997 से और 98 से चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनजाति क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, उनका भी विकास हो। जन सूचना पोर्टल की बात करूं तो 13 सितंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ, और राज्य ऐसा राजस्थान जो है पहला राज्य है जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार एक्ट 2005 को साकार करना है। केसरी सिंह बारट के बारे में भी ध्यान रखना है कि जो 150वीं जयंती थी इस बार, वो शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये बात हो रही नेक्स्ट फैक्ट की, कि शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका पेनोरमा बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और 150वीं जयंती मनाई गई थी हाल ही में, इसको इसकी इनकी उस समय ये घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। केसरी सिंह बारट के बारे में आप ध्यान रखेंगे, केसरी सिंह बारट स्वतंत्रता सेनानी है, और इनको आप पता होना चाहिए कि जो 1930 है उसके समय चेतावनी राज जो चुंगटिया नामक आपने काव्य सुना होगा, तो वो ये है। पहली बात तो ये कविता है,
13 सोरठे मिलके ये चित्तौड़गढ़ चुगंटिया बनता है। और मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह जी थे, वो करजन लॉर्ड करजन जो था, उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, उसमें जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी, तो चेतावनी का चुंगटिया है वो। तो ये कहीं कहीं उनको रोकना चाह रहे थे फतेह सिंह जी को, आप मत जाओ, हमें गुलामी नहीं झेलनी है, दास्ता की जिंदगी नहीं चाहिए, और आप अगर दास्ता करोगे तो हमें जनता का क्या होगा। वो एक मोरल जो ड्यूटी थी इनकी, वो इन्होंने निभाई 1930 में। कहा थी वीर भारत सभा की, मैंने बात सुनी होगी, वीर भारत सभा 1910 की स्थापना भी इन्होंने की थी। और मेरा गांव मेरी धरोहर केंद्र सरकार की योजना है, सेंटर सेक्टर की स्कीम है ये। इसके तहत जो 80 गांव शामिल किए जाएंगे, पूरे भारत के 80 गांवों को शामिल किया गया है, धरोहर रूप से जिनकी इंपोर्टेंस है, उसमें इनका गांव जो है देवखेड़ा, उसको भी शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा गांव मेरी धरोहर में भी शामिल किया गया है देवखेड़ा को, देवखेड़ा भीलवाड़ा। और पैनोरमा का निर्माण हो रहा है केसरी सिंह बारट के देवखेड़ा भीलवाड़ा में। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना की बात कर ले, तो केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ बन रहा है, भीलवाड़ा में, इसको ध्यान रखेंगे। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के बारे में बात कर लूं मैं, तो देवनारायण जो छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो स्कूटी देना, एक तो स्कूटी मिलेगी इसके तहत, एक तो स्कूटी मिलेगी और साथ ही कुछ पैसे मिलेंगे। दो चीजें हैं इसमें, दो फैक्टर है इसके, एक तो स्कूटी और सेकंड पैसा, सहायता राशि मिलती है इसके तहत। योजना है 2011-12 की, राज्य द्वारा वित्त पोषित है और व्यक्तिगत प्रकार की है। इसके तहत जो राज्य का अति पिछड़ा वर्ग है, जैसे बंजारा हो गया, वाड़दिया हो गया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडुलिया, गुजर, रायका रेबारी, ये जो वर्ग है, इनको गडेरिया हो गया, गायरी हो गया, और बाकी जो भी है छात्राओं को क्या होगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो है बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी हम बात करें जो केंद्रीय विद्यालय है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या फिर केंद्र की जो स्कूल है वो, या फिर राज्य की स्कूल है, दोनों, दोनों को अगर दोनों में वो 12वीं कक्षा पास करती है और फिर ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएशन करती है, तो ग्रेजुएशन में क्या हो जाएगा, वो अगर अच्छे नंबर लाती है तो उनको प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक वाहन मिलेगा और सहयोग राशि मिलेगी। अब इसमें कैटेगरी क्या है कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए बच्चियां, विशेष पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, और साथ ही ट्वेल्थ में मिनिमम 50% होना चाहिए। और फिर 50% तो ठीक है, ट्वेल्थ में बन गए, लेकिन फिर आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, एक तो आपको स्कूटी मिल रही है और एक सहायता राशि मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा, लिस्ट बनेगी, तो लिस्ट में कितने लोगों ने एनरोल किया। अब राज्य सरकार ऐसी तो नहीं है कि कुछ लिमिट संख्या में स्कूटी दे पाएगी ना, ऐसे तो नहीं है कि सारे को दे देगी। 50% ठीक बात है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा वालों बच्चों ने एनरोल किया, और टॉप जो जितनी स्कूटी 200 स्कूटी वितरित की जानी थी, उसके तहत क्या हुआ कि 200 स्कूटी 70% वालों की मिली, मतलब अब 50 वाले का नंबर ही नहीं आया। उस अवस्था में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर इन्होंने एक कंडीशन डाल रखी, कैप डाल रखी, 50% होंगे, और अगर आप 50% के तहत 200 में आ जाते हो लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगी, ऐसी कुछ बात है। अब स्नातक नियमित होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो रेगुलर होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लें कि ग्रेजुएशन में जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो 10,000 मिलेगी इन बच्चों को वार्षिक रूप से, और साथ ही अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो 20,000 मिलेगी ईयरली। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आप अगर एमए कर रहे हो और कुछ भी डिग्री कर रहे हो, और ग्रेजुएशन में आप जैसे बीए कर रहे हो, तो ये मिलेगी 10,000 और इधर मिलेगी 20,000। आई होप आपको ये बातें समझ में आती होगी। बजट 2023-24 में इन स्कूटियों की संख्या जो थी 20,000 से बढ़ाकर अब 30,000 कर दी है। याद रखें, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूटी की संख्या थी वो पहले 20,000 थी, अब 30,000 कर दी है। योजना कब की है, 2011-12 की है, और ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। अब मैं बात करूं पालनहार योजना, हमने पालनहार योजना के बारे में सुना पढ़ा था, जो कन्यादान योजना थी उसके तहत पालनहार वर्ग भी शामिल था। तो 2004 की योजना है, फ्लैगशिप योजना है। उद्देश्य है 18 वर्ष तक के जो अनाथ बच्चे हैं, उनको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लें कि इसकी पात्रता क्या है। तो पात्रता के लिए देखो, एक तो आवेदन की जो तिथि है, उससे 3 वर्ष पूर्व वो बच्चा जो है वो राजस्थान में निवास करता हो, निवासी हो उसका। साथ ही पालनहार परिवार की जो इनकम है वो 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही इसका लाभ उठा पाते हैं। 18 वर्ष से ऊपर अगर आप हो गए तो आप पालनहार योजना की कैटेगरी में नहीं आओगे या शामिल नहीं होंगे, भले आप अनाथ हो।
अब जो अनुदान की सहायता की राशि है, वो यहाँ इन्होंने बता रखी है कि अगर बच्चा 5 साल तक है, 0 से 5 साल, ठीक है? तो यहाँ पे राशि मिलेगी 500 रुपए मंथली। और अगर 5 से ऊपर हो गया और स्कूल जा रहा है, स्कूल का दाखिला ले लिया, 675 रुपए मिलेंगे। साथ ही 2000 रुपए वार्षिक रूप से मिलेंगे कपड़ों के लिए और जो भी स्कूल बैग हो गया सामान के लिए। अब राजस्थान जन आधार योजना, इसकी क्या बात है? तो राजस्थान जन आधार योजना है, शुरुआत कब हुई? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान जन आधार योजना शुरुआत हुई है 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 को, ये याद रखना। और 1 मई 2022 से राजस्थान जन आधार योजना को राशन कार्ड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी 1 मई 2022 को कि आप इसको राशन कार्ड के तौर पर भी यूज कर सकते हो। और राजस्थान जन आधार योजना की जो लॉन्चिंग हुई है वो 18 दिसंबर 2019 को, ये दोनों डेटे याद रहेंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखना ही रखना है। 18 दिसंबर 2019 राजस्थान जन आधार योजना। और अंतिम रूप से न्यूज है इस सुजस की, जनवरी विशेषांक की, वो ये है कि जो शेरगढ़ का किला है 12, उसके बारे में एक बात ध्यान रखना कि जो रानी का पोखरा है, वो पूछ लेगा एग्जाम में, रानी का पोखरा तो वो कहाँ है? तो आप बता देंगे ये शेरगढ़ किला 12 में है या 12 में है। ठीक है? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको पसंद आया होगा। और मेरी आपसे एक ही जो रिक्वेस्ट है रहती है हमेशा, वो ये है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे लिए भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। और बार-बार ये कहना अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप समझते हैं इस बात को कि हमारी इसके पीछे मेहनत होती है और हम भी चाहते हैं आप आगे बढ़ें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी एक भी